हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। मैं अमित सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल A1 एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक रहने वाला है, उसका नाम है जीएसटी। बहुत ही शानदार टॉपिक है जीके का ये। लगभग प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से 1 नंबर का सवाल आने की पूरी उम्मीद रहती है। और जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश एसआई और उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए यह टॉपिक रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि इन सभी परीक्षाओं में एक एक नंबर का जीएसटी टॉपिक से सवाल आता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। और मैं ऐसी उम्मीद भी रखता हूं कि इस एक वीडियो में ही आपका जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा आपको कोई और टॉपिक देखने की, सॉरी, कोई और वीडियो देखने की या कहीं और से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। तो जीएसटी जीएसटी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज की हमारी क्लास है जीएस। ये जो जीएसटी है, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों, हिंदी में बनता है, गुड्स को बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। तो कर तो कोई भी सरकार लगाती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या वो राज्य की सरकार। टैक्स लगाने का अधिकार जो होता है वो गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर दो शब्द निकल कर आ रहे हैं, एक वस्तु और एक सेवा। इन दोनों के डिफरेंस को हम पहले समझ लेते हैं, ताकि हमें जीएसटी का टॉपिक समझने में क्या हो, आसानी हो। तो देखिए, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है वस्तु और एक शब्द आ रहा है सेवा, गुड्स एंड सर्विस। देखिए, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु ए है और इस वस्तु ए का प्रोडक्शन हो रहा है। इस वस्तु ए का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब उत्पादन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं पर इसकी की जा रही है। तो अगर ये वस्तु ए, जो ए वस्तु थी, इसके दो तरीके हो सकते हैं। ये वस्तु ऐसी हो सकती है जिसको टच किया जाए, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप छूकर महसूस कर सकते हैं। तो जिस वस्तु को आप छूकर महसूस कर सकते हैं, आप समझिएगा, जिस वस्तु को आप छूकर महसूस कर सकते हैं, उसे हम वस्तु का मूर्त स्वरूप कहते हैं। वस्तु का क्या कहेंगे आप? मूर्त स्वरूप कहेंगे। और जिस वस्तु को, अगर एक कोई ऐसी वस्तु है जिसे आप छूकर महसूस नहीं कर सकते, जिसे आप छूकर छू ही नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो प्यारे बच्चों, ऐसे उत्पादन को अमूर्त उत्पादन कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि मूर्त उत्पादन मतलब मूर्त स्वरूप या मूर्त उत्पादन एक ही बात है। चीजों को समझने पर ध्यान दीजिएगा बस। मूर्त उत्पादन जिसको आप छू सकें, टच कर सकें। ये मार्कर आप देख रहे होंगे, ये पेन आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास ये मोबाइल है। इस मोबाइल को आप छू कर देख सकते हैं, इसका आकार, हर चीज। तो ये मूर्त उत्पादन हो गया। लेकिन मैं यहां से बोलकर आप लोगों तक ज्ञान दे रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं। शिक्षा के लिए आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं, बदले में मैं उसका उत्पादन कर रहा हूं, लेकिन उस उत्पादन को, उस प्रोडक्ट को आप छू नहीं सकते। तो शिक्षा जो है वो किस प्रकार का उत्पाद होगा बच्चों? अमूर्त उत्पाद होगा, ठीक है। और जो अमूर्त उत्पाद होते हैं, उन्हीं को हम अर्थव्यवस्था में सेवा या सर्विस कहते हैं। और जो मूर्त उत्पादन होते हैं, इनको हम वस्तु। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको मैंने ये समझाया कि वस्तु और सेवा में क्या अंतर। वस्तु जो उत्पाद मूर्त होता है, जिसको छुआ जा सके, वस्तु कहलाती है। और जो उत्पाद अमूर्त होता है, जिसको छुआ ना जा सके, वो क्या कहलाता है बच्चों? सेवा कहलाता है। तो अर्थात एक बात क्लियर हो गई कि ये जो जीएसटी है,
ये मूर्त उत्पादन पर भी लगता है और अमूर्त उत्पादन पर भी लगता है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बात करते हैं जीएसटी के आगे की। हमने समझ लिया जीएसटी एक टैक्स है। अब देखिए जीएसटी की बात अगर हम आगे करें तो हम देखते हैं कि जीएसटी के बारे में थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि। बैकग्राउंड का मतलब हो गया जीएसटी की पृष्ठभूमि को हम देख लेते हैं। और ये जो जीएसटी की बैकग्राउंड निकल कर आती है, ये निकल कर आती है फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस। फ्रांस, आप समझिएगा, फ्रांस में सर्वप्रथम सर्वप्रथम जीएसटी को लाया गया। फ्रांस में जीएसटी को लाया गया था। फ्रांस विश्व का पहला ऐसा देश है जहां पर जीएसटी को अप्लाई किया गया। फ्रांस, लेकिन जो भारत में जीएसटी है, जो भारत में जीएसटी है, अभी बात करेंगे ये भी कहां से शुरू हुई। भारत में जो जीएसटी का मॉडल है, ये ध्यान कर लीजिएगा, आपको कीवर्ड बता दे रहा हूं। भारत में जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा जीएसटी पर, कनाडा जीएसटी मॉडल पर आधारित, कनाडा जीएसटी मॉडल पर आधारित है। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस लेकर आया था, लेकिन भारत ने किस देश की जीएसटी को कॉपी किया है, किस देश की जीएसटी को अपनाया है? कनाडा के देश की, कनाडा जीएसटी मॉडल को स्वीकार किया है। ये आया था 1991 में। कनाडा में जीएसटी कब आई थी? 1991 में। भारत में जीएसटी आई है 2016 एंड 17, अभी चर्चा करें, ठीक है। तो यहां पर एक सवाल आपके मस्तिष्क में आना चाहिए कि सर, सर्वप्रथम फ्रांस में आया है तो फ्रांस के बाद 1954 के बाद और भी देशों में आया होगा, फिर हमने कनाडा के ही मॉडल को क्यों फॉलो किया? बहुत अच्छा सवाल है और ये आना चाहिए मस्तिष्क में। तो प्यारे बच्चों, इसका बहुत सा सिंपल सा फंडा है कि कनाडा की जो जीएसटी मॉडल थी वो केंद्र और राज्य दोनों के सहभागिता पर आधारित। कनाडा एक फेडरल कंट्री है। कनाडा में संघवाद सिस्टम है, जैसे इंडिया में संघवाद सिस्टम है। संघवाद सिस्टम का मतलब हो गया, संघवाद प्रणाली का मतलब हो गया, संघवाद शासन का मतलब हो गया कि वह शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्यों की अलग अलग सरकारें होती हैं और दोनों के पास काम करने के लिए कुछ दायित्व, कुछ अधिकार रहते हैं। फ्रांस केवल अध्यक्षात्मक प्रणाली है। फ्रांस एकात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ पर केवल केंद्र की सरकार होती है, राज्यों की सरकारें नहीं होती। जबकि कनाडा में केंद्र की भी सरकार होती है और राज्यों की भी सरकार होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे भारत सरकार में, भारत में सिस्टम है। तो हमने उसी प्रणाली को फॉलो किया जो हमारे ऊपर सही से अप्लाई कर सके। प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। देखिए, आगे बता देता हूं मैं। भारत में भारत में भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम जीएसटी का विचार जीएसटी का विचार ये लेकर आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, और ये विचार लेकर आए थे अटल बिहारी वाजपेयी सन 2000 में। अपने इस विचार को इन्होंने शेयर किया एक व्यक्ति से, असीम दास गुप्ता। तो इन्होंने इसी 2000 में असीम दास गुप्ता कमेटी बना दी, असीम दास गुप्ता कमेटी। और इन्होंने कहा कि जीएसटी होनी चाहिए। जीएसटी की सिफारिश की, जीएसटी की क्या की इन्होंने? सिफारिश की। असीम दास गुप्ता ने जीएसटी की क्या की बेटा? सिफारिश की। यानी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि असीम दास गुप्ता कमेटी का संबंध किससे है? जीएसटी से। इन्होंने सिफारिश की, लेकिन उनके पास कोई मॉडल नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर क्या काम किया? सन 2002 में बहुत सारे कर अनियमित इंडिया में चल रहे थे, उन सभी करों में सुधार करने के उद्देश्य से विजय केलकर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आपको जीएसटी के दौरान याद रहना चाहिए। विजय केलकर टास्क फोर्स का बेटा गठन किया, और ये जो विजय केलकर साहब थे, इन्होंने ये बात सरकार के सामने 2003 में रखी कि जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं उनको सबको आप समेट दीजिए, उनको आप सबको खत्म कर दीजिए, और सिर्फ एक कर हिंदुस्तान में लगा दीजिए जिसका नाम दिया उन्होंने जीएसटी। यानी जीएसटी का जो मॉडल है, जीएसटी कैसे अप्लाई करेगा, यह बात बताई थी किसने? विजय केलकर ने। इसीलिए बच्चों, इनके लिए कभी कभी एक सवाल आ सकता है कि अगर आपसे पूछ ले भारत में जीएसटी का जनक कौन होगा, किसे, किस व्यक्ति को भारत में जीएसटी का जनक हम बोल सकते हैं, तो वो नाम होगा विजय केलकर। और उसके बाद से फिर आप जानते ही हैं कि कैसे करके आगे आगे ये चीजें फॉलो की गई और आज जीएसटी पूरे भारत में लागू है। इसके बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इतिहास आपको बता दिया। अब बात करते हैं फटाफट जीएसटी को संवैधानिक दर्जा, जीएसटी का संवैधानिक दर्जा। आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी अभी एक नई चीज थी, जीएसटी अभी एक नई चीज थी, और संविधान में जीएसटी का कोई जिक्र नहीं था। प्यारे बच्चों, संविधान में किसी भी नए विषय को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। हमारे देश के संविधान में ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद 368 इस बात का प्रावधान करता है कि संसद चाहे तो किसी भी विषय को संविधान में जोड़ सकती हैं या किसी भी विषय को संविधान से हटा सकती हैं। उसके लिए अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक वैसा ही संशोधन यहाँ पर भी किया गया, और यहाँ पर जो संविधान संशोधन है, बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, यानी आप इसको मैं पूरा लिख दूं, जीएसटी संविधान संशोधन, वैसे ऊपर लिखा हुआ है जीएसटी संविधान संशोधन। बच्चों, इससे रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है कि जो जीएसटी का संविधान संशोधन है, एक चीज होती है बिल, बिल जिसको आप विधेयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेयक। विधेयक प्रारूप होता है, वह प्रारूप जो संसद में रखा जाता है, उसका एक नंबर होता है, और जब आपसे ये नंबर वो पूछता है तो आपका आंसर होता है कि जीएसटी का संविधान संशोधन विधेयक कौन से नंबर का था। आपका जवाब होगा 122वां। परंतु इसी विधेयक, जब यही कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के इस पे हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो ये विधेयक फिर बन जाता है एक्ट। और एक्ट को बच्चों अधिनियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिनियम। और आपसे यदि पूछता है कि जीएसटी में संविधान संशोधन करने वाला अधिनियम कौन से नंबर का था, तो आपका जवाब होगा 101वां। यानी इसका जो नाम बनेगा, अब मैं आपको बता दूं, ये जो जीएसटी, ये जो जीएसटी संविधान संशोधन है, इसका जो नाम बनकर आएगा, वो नाम बनकर आएगा 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी को संविधान में शामिल करने के लिए जो संशोधन किया गया, उस संशोधन का नंबर है 101वां संविधान संशोधन। लेकिन बिल पूछ ले, विधेयक पूछ ले, तो ये होगा 122वां। अब जब संशोधन किया गया है, आप समझिए, जब संशोधन किया गया है तो इसमें संशोधन के द्वारा कुछ आर्टिकल जोड़े गए होंगे। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा जो नए अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए, और उन सभी अनुच्छेदों का मतलब बच्चा जीएसटी से हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 101वां संविधान संशोधन से हमारे संविधान में कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो जैसे कि इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखें, इसमें जोड़ा गया था अनुच्छेद 246 ए। अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया था, जिसमें साफ साफ कहा गया था, अनुच्छेद 246 एक में साफ साफ कहा गया था कि जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति, जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति
जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति संसद और विधान मंडल दोनों को होगी, संसद दोनों को होगी। अर्थात बच्चा, ये जो जीएसटी होगा, ये जीएसटी समवर्ती सूची का विषय माना जाएगा। जीएसटी समवर्ती सूची का विषय माना जाएगा। समवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल होते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के माध्यम से संसद को और राज्य सरकार के माध्यम से विधानमंडल को प्राप्त हो जाता है। जीएसटी में अनुच्छेद 246A इसी बात को कहता है कि जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होगा, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को भी। बच्चा, इसमें अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद अगला इसमें जोड़ा गया था 269A। 269A इसमें जोड़ा गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो बात करता है आईजीएसटी की। इसमें प्रावधान है बच्चा, आईजीएसटी का प्रावधान है इसमें। ये सवाल कई मर्तबा बड़ी परीक्षाओं में आ चुका है। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। हिंदी में आप बोल सकते हैं एकीकृत जीएसटी। ये प्रावधान कब लागू होता है? इस आर्टिकल के माध्यम से ये कहता है इंटीग्रेटेड जीएसटी जब अंतरराज्यीय व्यापार हो रहा होगा। अंतरराज्यीय व्यापार मतलब बच्चा, दो राज्यों के मध्य यदि व्यापार होगा तो ऐसी स्थिति में जो जीएसटी है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाएगी। और ना केवल लगाई जाएगी बल्कि वसूला भी केंद्र सरकार के द्वारा जाएगा। इसके अलावा ये आर्टिकल 269A, आप समझिएगा 269A आईजीएसटी की बात करता है और आईजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाएगी। और तीसरा आर्टिकल है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 279A, अनुच्छेद 279A। और ये 279A जो बात करता है, ये बात करता है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद का गठन। जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन होगा। इसके अध्यक्ष, जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होंगे, ये ध्यान कर लीजिएगा, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो सदैव पदेन रूप से भारत के वित्त मंत्री होंगे। और जो इसके सदस्य होंगे, इसमें 32 मेंबर होंगे, 32 सदस्य होंगे। और ये जो 32 सदस्य हैं, तो एक सदस्य तो इसमें केंद्र से आएगा, एक सदस्य होगा राज्य वित्त मंत्री, जो कि केंद्र सरकार में होगा, राज्य वित्त मंत्री। एक सदस्य इसमें ये होगा जीएसटी परिषद में। और दूसरा इसमें जो 31 मेंबर होंगे, जो इसमें 31 सदस्य होंगे, ये होंगे 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिनको आप यूटी बोल सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज। 28 राज्यों और 3 यूटी के वित्त मंत्री। अब आप नोटिस कर सकते हैं 28 जमा 3 इज इक्वल टू 31। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि इसमें कुल सदस्य कितने होंगे, तो कुल सदस्यों की संख्या अगर अध्यक्ष को भी जोड़ दिया जाए तो कितनी होगी? 33। 32 सदस्य और एक अध्यक्ष। अध्यक्ष सदैव कौन होंगे? वित्त मंत्री। और इस तरह से एक सवाल ये भी कभी कभी आ जाता है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय मैं बता दूं, अरुण जेटली का नाम आप ध्यान कर लेंगे। अरुण जेटली जो हैं वो फर्स्ट जीएसटी परिषद के अध्यक्ष थे। यानी जिस समय जीएसटी भारत में लागू हुई थी उस समय अरुण जेटली ही कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और एक और आर्टिकल जोड़ा गया था 366(12)A। एक और आर्टिकल
इसके माध्यम से जोड़ा गया था अनुच्छेद 366 12A, 366 का 12A, और इसमें साफ साफ बात की गई है जीएसटी की परिभाषा। तो इस प्रकार से आप ध्यान दें कि 4 अनुच्छेद आपके 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ये आप देख पा रहे होंगे, पूरी जो स्लाइड मैंने छोटी कर दी है। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी से रिलेटेड संविधान में 4 अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 246A जो बात करता है कि जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति संसद को भी होगी और विधानमंडल को। अनुच्छेद 269A जो बात करता है आईजीएसटी की। अनुच्छेद 279A जो बात करता है जीएसटी के गठन की, जीएसटी परिषद की। और अनुच्छेद 36612A जो बात करता है जीएसटी की परिभाषा की। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो आर्टिकल था, ये जो संविधान संशोधन था, ये संसद में पारित होता है। और पारित कब माना जाता है? जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो 8 सितंबर 2016, और ये लागू होता है पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को। तो बच्चों, ये 2 डेट भी आप इससे रिलेटेड याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ लेता है जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017। जीएसटी का जो बिल था, जीएसटी का जो कानून था, वो पारित कब हुआ था संसद से? तो 8 सितंबर 2016। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की कार्यवाही करता हूं। ठीक है, इसके आगे हम बात कर लेते हैं जीएसटी के प्रकार की। जीएसटी के प्रकार की बहुत ही शानदार है। जीएसटी के प्रकार, तो जीएसटी जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। जीएसटी 4 प्रकार की होती है, बहुत सिंपल है। पहला है सीजीएसटी, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी। अब ऐसी जीएसटी जो सेंट्रल लगाए, बहुत सिंपल। दूसरा एसजीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। तीसरा होता है यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी। और यूटीजीएसटी जो होता है वो होता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। इनके नाम में ही इनकी परिभाषा छिपी हुई। बहुत सिंपल सा। चौथी भी लिख देता हूं, बच्चा चौथी पर पढ़ा चुका हूं मैं आपको, लेकिन यहां भी समझाऊंगा मैं आपको, और बहुत सिंपल सा समझना है। चौथी आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की जीएसटी होती है। अब आप इसको बहुत धैर्य से 2 मिनट के लिए समझेंगे। सेंट्रल जीएसटी वह जीएसटी जो केंद्र सरकार आरोपित करेगा किसी वस्तु पर। दूसरा स्टेट जीएसटी जो कोई राज्य सरकार लागू करेगा, अप्लाई करेगा। और तीसरा यूटी जीएसटी, यूटी जीएसटी सदैव कौन लगाएगा? जो केंद्र शासित प्रदेश होगा। और चौथा आईजीएसटी, और मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आईजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है। तो देखिए, यहां पर केंद्र सरकार लगाएगा, यहां पर भी केंद्र सरकार लगाएगा। केंद्र सरकार द्वारा यहां पर जीएसटी लगेगी, यहां पर राज्य सरकार जीएसटी लगाएगा, राज्य सरकार द्वारा जीएसटी लगाई जाएगी। और यहां पर केंद्र शासित प्रदेश जो भी होंगे वो जीएसटी लगाएंगे। अब ये कब कब अप्लाई करेगा, इसको आप समझिएगा। ये कब कब अप्लाई करेगा? ये 4 प्रकार की जीएसटी हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ये 4 प्रकार की जो जीएसटी हैं, ये कैसे वर्क करती है। बहुत सिंपल सी बात है, हमेशा ध्यान रखेंगे जीएसटी सदैव, जीएसटी सदैव, एक लाइन नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तु के उपभोग या खपत वाले स्थान पर लगती है, वाले स्थान पर लगती है। अभी समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आया है 2 मिनट रुकेगा बस। अर्थात जीएसटी, ये लाइन भी साथ साथ लिख लीजिएगा,
वस्तु के उत्पादन वाले स्थान पर नहीं लगती, वाले स्थान पर नहीं लगती। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने। जीएसटी कहाँ लगेगा? ये मार्कर है, ये मार्कर दिल्ली में बना, दिल्ली में बना, जीएसटी दिल्ली में नहीं लगेगा। लेकिन दिल्ली में ही जाकर बिका तो जीएसटी दिल्ली सरकार लगाएगी। उत्तर प्रदेश में जाकर बिकेगा, उत्तर प्रदेश सरकार जीएसटी लगाएगी। कहने का मतलब जो वस्तु जहां बन रही है, वस्तु के उत्पादन पर जीएसटी वर्क नहीं करेगा। वस्तु जहां जाकर खपत होगी, वस्तु जहां जाकर उपभोग में लाई जाएगी, वस्तु जहां जाकर समाप्त होगी, वस्तु जहां जाकर बिकेगी, वहीं पर जीएसटी लगेगा। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं बच्चों, आप बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं अगली स्लाइड पर समझा देता हूं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। इसके दो तरीके ये हो सकते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु ए है, इस वस्तु का उत्पादन, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस वस्तु का उत्पादन हुआ है दिल्ली में। कहां हुआ है? दिल्ली में। और ये वस्तु जो ए है, इस वस्तु का उत्पादन तो दिल्ली में हुआ है, लेकिन खपत यानी बिक्री, लिख देता हूं आसान भाषा में, इसकी जो बिक्री हुई है वो हुई है उत्तर प्रदेश में। तो ये वस्तु दिल्ली में बनी और उत्तर प्रदेश में बिकी, अर्थात ये जो ट्रेडिंग कहलाएगी, ये बच्चों ट्रेडिंग कहलाएगी बेटा इंटर स्टेट ट्रेडिंग। इसको हम बोलते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब दो राज्यों के बीच में होने वाला व्यापार। अगर स्थिति ऐसी है कि कोई वस्तु ए अलग राज्य में बन रही है और दूसरे राज्य में बिक रही है, अर्थात दोनों राज्यों में आदान प्रदान हो रहा है वस्तु को लेकर, तो यहां पर इंटर स्टेट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। और मैंने अभी बताया था जब भी इंटर स्टेट ट्रेडिंग होगी तो यहां पर जो जीएसटी लागू होगी वो कौन सी होगी? आईजीएसटी लागू होगी। और आईजीएसटी को सदैव कौन लगाएगा? केंद्र सरकार लगाएगा। और केंद्र सरकार लगाएगा भी और केंद्र सरकार वसूलेगा भी। और उस वसूली गई राशि में से जो शेयर बांटेगा वो किसके साथ बांटेगा? उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बांटेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस वस्तु की क्या हो रही है? खपत हो रही है। ठीक, तो ये होता है आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर यही मैं कॉन्सेप्ट दूसरा समझाऊं आपको कि कोई वस्तु ए है, ये वस्तु का उत्पादन, इस वस्तु का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है और इस वस्तु की बिक्री भी उत्तर प्रदेश में हो रही है। पॉइंट समझना दोनों बातों में। इस वस्तु का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में है, इस वस्तु की बिक्री भी उत्तर प्रदेश में है। तो यहां पर जो जीएसटी लगेगी, यहां पर जो जीएसटी लगेगी वो सीजीएसटी भी लगेगी और एसजीएसटी भी लगेगी। अर्थात केंद्र सरकार भी इस उत्पाद पर जीएसटी लेगा और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस वस्तु पर जीएसटी लगाएगी। तो आप कहोगे डबल, डबल नहीं होगा बेटा। मान लीजिए ये वस्तु ए है और ये 18% जीएसटी स्लैब में आ रही है, तो इसमें क्या होगा? 9% जीएसटी सीजीएसटी होगी और 9% जीएसटी एसजीएसटी होगी। अर्थात जिस राज्य में वस्तु बिक रही है, बिक्री हो रही है, उस राज्य की सरकार और केंद्र सरकार हाफ हाफ करके इसके पैसे को बांट लेंगी। और बिल्कुल तीसरा, चौथी जो रह गई, देखिए मैंने आपको तीन समझा दी। आईजीएसटी, वस्तु एक राज्य में बन रही है लेकिन दूसरे राज्य में बिक रही है, केंद्र सरकार जीएसटी लगाए। दूसरा, एसजीएसटी और सीजीएसटी साथ वर्क करती है। कैसे? अगर कोई वस्तु एक ही राज्य में बन रही है और एक ही राज्य में बिक रही है, तो उस राज्य सरकार के द्वारा भी उस वस्तु पर जीएसटी लगाया जाएगा जो कि एसजीएसटी कहलाएगा, और केंद्र सरकार के द्वारा भी जीएसटी लगाया जाएगा जो कि सीजीएसटी कहलाएगा। और साथ ही इसके यूटीजीएसटी जो बचता है। तो बच्चा बस ध्यान क्या करना है, इस वस्तु ए को कहां बनाना है? दिल्ली में। और कहां बेचना है? दिल्ली में। तो दिल्ली कैसा स्टेट है? यूटीजीएसटी है, यानी यूनिट टेरिटरी है। तो दिल्ली या जो भी कोई अन्य अगर केंद्र शासित प्रदेश है जहां वस्तु बन रही है और वहीं बिक रही है, तो ऐसे में जो वर्क जीएसटी करेगी वो क्या करेगी? वहां पर यूटीजीएसटी वर्क करेगा। ये आप ध्यान कर लीजिए। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें और समझने का इसका प्रयास करें। ठीक, एक और छोटी सी बात बता देता हूं फटाफट से मैं। जो जीएसटी के स्लैब हैं, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है लेकिन क्या किया जाए, आपसे वादा भी कर रखा है
कि एक ही वीडियो में वन शॉट टॉपिक ही खत्म कर देना है, बस एक ही बार वीडियो देख लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जीएसटी की दरें, जब ये जीएसटी प्रारंभ हुई थी तो इसकी 5 दरें लागू थी। जैसे आपने सुना होगा 0%, आपने सुना होगा 5%, आपने सुना होगा 12%, 18% और 28%। इस तरह से ये जीएसटी की, मतलब किसी वस्तु पर जो बहुत बेसिक वस्तु होती है, बुनियादी वस्तु होती है, उन पर 0% था। फिर उससे कुछ अलग हटके सामान्य वस्तु 5%, 12, 18, 28। लेकिन आप यहाँ पर एक डेट याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, 22 सितंबर 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में है, इस साल जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ये डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 22 सितंबर 2025 जीएसटी की नई दरें लागू कर दी हैं सरकार ने। जीएसटी की नई दरें सरकार ने लागू कर दिए हैं, नए स्लैब आ गए हैं और इसमें से 12 को और 18 को, सॉरी, 12 और 28 को, 12 को और 28 को इसमें से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो नए स्लैब बने हैं, एक बना है 0%, 5% और एक बना है 18%। एक बना है आपका 18% और एक और बना दिया है इन्होंने 40%। मतलब आप समझिएगा कि जब जीएसटी लागू हुई थी, 5 दरें वहां पर थी, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये बात है पुरानी भैया, प्रारंभ की। ये बात है आज की 25 में। आज क्या स्थिति है, 0%, 5%, 18%, 40%, 4 स्लैब रह गए हैं बस। 5 की जगह 4 स्लैब रह गए हैं। अब इसमें आप ये समझिएगा, जैसे 5% स्लैब है, मतलब 0% बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुओं पर, दूध, दही, सब्जी, समझ रहे हैं, जो बहुत बेसिक जरूरत है, जिनको मानव की जरूरत है ही। 5% जो 5% का मतलब जो सामान्य, मतलब जरूरत की वस्तुएं हैं, जैसे बिस्किट, ब्रेड, माचिस, लाइटर, समझ रहे हैं ना आप, ये सब चीजें। 18% जो जीएसटी है उसमें कुछ सामान्य वस्तु, कपड़े पहन रहे हो, जूते पहन रहे हो, होटल में रह रहे हो, वगैरह वगैरह। और 40% की जो जीएसटी, हाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 18% में आएंगे, मोबाइल वगैरह, कार वगैरह। और 40% में बच्चा ध्यान कर लीजिएगा, दो चीजें इन्होंने रखी हैं जो बताने के लिए जरूरी है। एक, जिसको आप कहते हैं विलासिता वाली चीजें, विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी गुड्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। विलासिता की वस्तुएं जिन्हें आप लग्जरी गुड्स कहते हैं। लग्जरी गुड्स इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, लग्जरी गुड्स के लिए क्या शब्द आएगा, लग्जरी, सॉरी, लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स। दो प्रकार की गुड्स हैं। और लग्जरी गुड्स के अलावा दूसरी कोई मुझे बताएगा, दूसरी जो होती है वो होती है सिन गुड्स। दूसरे टाइप की जो वस्तु हैं वो है सिन गुड्स। और ये जो बच्चा सिन गुड्स होता है, ये वो होती हैं, वे वस्तुएं होती हैं जो मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती। जैसे जैसे इसमें मैं आपको बता दूं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अभी नई दरों में क्या पूछेगा आपसे, कि जो 40% जीएसटी लगता है वो किस पर लगाया है सरकार ने। तो आप कहेंगे विलासिता की वस्तुओं पे, झूमर लेने जाओगे भाई लेगा, आपसे 40% टैक्स लेगा, क्योंकि वो विलासिता की वस्तु है। और सिन गुड्स जो मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल रही है। और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाली जो सिन गुड्स हैं, उनमें आपका शामिल होगा तंबाकू, आपका शामिल होगा पान मसाला, आपका शामिल होगा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। लेकिन बच्चों, आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए, सर शराब, वाइन, बियर, अल्कोहल वाली वस्तुएं क्या इसमें आएंगी? तो बच्चा, उनको इससे भी खतरनाक रख दिया गया है, जीएसटी पर लागू नहीं, जीएसटी पर लागू नहीं होंगी, जीएसटी में शामिल नहीं है, ये ध्यान कर लीजिएगा। जीएसटी के दायरे में, जीएसटी के दायरे में शराब, मतलब जितने भी अल्कोहल प्रोडक्ट हैं, बियर, और एक और उत्पाद समझ लीजिएगा जो आपका पेट्रोल डीजल होता है,
जीएसटी के दायरे में शराब, बियर और पेट्रोलियम शामिल नहीं होते हैं। ये आप ध्यान कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सिन गुड्स क्या होती है फिर से समझ लीजिएगा। सिन गुड्स वे गुड्स कहलाती हैं जो मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती। कोल्ड ड्रिंक भी एक प्रकार की सिन गुड्स से 40% जीएसटी के दायरे में आती है। अभी हाल ही में 2025 में गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया। ठीक है। मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल तंबाकू भी डाल रहा है, पान मसाला भी डाल रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी डाल रही है, और साथ ही साथ इधर आइए अल्कोहल भी डाल रहा है। शराब और बियर भी सिन गुड्स ही हैं, लेकिन 40% क्या किसी भी जीएसटी के स्लैब में अल्कोहल वाली वस्तुओं को शामिल नहीं किया। अब आपके मस्तिष्क में एक सवाल चलना चाहिए, आपके मस्तिष्क में एक सवाल ये चलना चाहिए कि सर शराब जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं है? क्या शराब पर कोई कर नहीं लगता है? तो बच्चा हमेशा ध्यान रखेंगे, एक चीज है शराब और एक चीज है पेट्रोलियम। ये दो चीजें मैंने आपको बताई जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो ऐसी बात नहीं है कि इस पर कोई सा भी टैक्स काम नहीं करता है, बल्कि जो पुरानी हमारी कर संरचना थी जिसमें किसी भी उत्पाद पर एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट, वैट बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे राज्य सरकारें लगाया कर, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार भी लगाती थी और राज्य सरकार भी लगाती थी। तो वहां पर डबल कर आरोपित होते थे। इन्हीं करों को तो कम करने के लिए जीएसटी का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में लाया गया था। आज आप समझ लीजिएगा कि शराब पर जीएसटी नहीं है, लेकिन शराब जिस राज्य में बन रही है, जिस राज्य में बन रही है वहां की राज्य सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी, जिसको आप हिंदी में उत्पाद शुल्क बोलते हैं, और फिर जिस राज्य में जाके शराब बिकेगी उस राज्य की सरकार वीएटी, और वीएटी की बच्चा फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या फुल फॉर्म होती है? वैल्यू एडेड टैक्स। सेम हेयर, यहां पर भी पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क, यहां तो डबल मारा मारी है, क्योंकि पेट्रोलियम हम नहीं मंगाते, सॉरी हमारे यहां नहीं होता पेट्रोलियम, भारत सरकार का सिस्टम होता है, वो मंगाती दूसरे देशों से, तो वो लगाएगी। फिर जिस राज्य में पेट्रोल बिकेगा वहां उत्पाद शुल्क लगेगा, और साथ ही साथ पेट्रोलियम पर क्या काम करेगा? वैट भी काम करता है। तो इस प्रकार से ये जो दो उत्पाद हैं ये अपनी वास्तविक कीमत से बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं। आपने सुना होगा कि जो क्रूड ऑयल होता है, जिसे खनिज तेल कहते हैं, जो भारत सरकार अभी वेनेजुएला से रिलायंस का टाई अप हुआ है कि अब रिलायंस रूस से तेल ना खरीद कर वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, तो मात्र 40, 50, 55 रुपए लीटर के हिसाब से ये तेल इंडिया में आता है। लेकिन आप देख रहे हैं जस्ट डबल कीमत पर पेट्रोल बिकता है और डीजल भी ऑलमोस्ट उसी रेटों पर बिकता है। तो उसकी वजह क्या है? ये कर। जीएसटी अगर इन पर लग जाती तो शायद ये तुलनात्मक रूप में हमें कुछ सस्ते दिखाई देते। तो फिर से आप सारी बातें इनको समझ लीजिएगा। जो शराब है, जो पेट्रोलियम है, वो जीएसटी के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आता है, जीएसटी से बाहर है। अब एक लास्ट और डिस्कशन मैं कर लेता हूं इस क्लास में जीएसटी दिवस का। जीएसटी दिवस, प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी अस्तित्व में आया, लागू हुआ। तो आप समझिएगा जीएसटी दिवस कब मनाया जाएगा? सॉरी, 1 जुलाई, 1 जुलाई, माय मिस्टेक, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई को जो है आप समझिएगा जीएसटी का क्या लाया गया था? जीएसटी लागू की गई थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल 1 जुलाई को। अब इसमें आपका जो एक पॉइंट बनता है, दो पॉइंट यहां से ऑलमोस्ट बनने चाहिए। पहला कि जीएसटी दिवस की मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 2017 में ये हमारे यहाँ लागू हुआ है, तो जस्ट 1 साल बाद, अर्थात पहली बार जीएसटी दिवस फर्स्ट टाइम जो मनाया गया था वो 2018 में मनाया। और चूंकि 2026 में हम हैं लेकिन जुलाई नहीं आया है, तो इसका रिसेंटली जो दिवस मनाया गया है वो 2025 में मनाया गया है। और
इस 2025 की आपसे बच्चा क्या पूछ सकता है करंट की दृष्टि से? थीम पूछ सकता है, और इसकी थीम है करों का सरलीकरण। करों का सरलीकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण। मतलब इसका ये हुआ बच्चा कि कर इतने सरल कर दीजिए कि नागरिक सशक्त हो जाए। ठीक है, ये इस थीम के साथ 2025 में क्या मनाया गया था? आपका जीएसटी दिवस मनाया गया था। तो मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में जीएसटी का कंप्लीट काम कर दिया है। इस वीडियो के अलावा दूसरी वीडियो आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी दरोगा और स्टेनो तक की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस वीडियो को देख कर जाएं और 1 नंबर अपना परीक्षा में बिल्कुल सेलेक्ट करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।